गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। आज हम लोग इनकम टैक्स में इनकम का फोर्थ हेड है, जिस हेड को हम लोग नाम से जानते हैं कैपिटल गेन। आज हम लोग कैपिटल गेन का एक बार फटाफट हम लोग सभी को कैपिटल गेन का आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। कैपिटल गेन पहले होता क्या है, किस कैटेगरी का इन? तो कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल असेट्स, किसी भी तरह के कैपिटल असेट्स को सेल कर। तो हम लोग जनरल भाषा में बात करते हो कि हमने कोई भी कैपिटल असेट्स हमने सेल कर दिया, हम कार बेच दिया, हम बिल्डिंग बेच दिए, हम जमीन बेच दिए, लैंड बेच दिए। हम बेचते नहीं है, हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो उस ट्रांसफर करने में जो तुम्हारे पास गेन हुई है, प्रॉफिट हुई है, वो अंडर द हेड ऑफ किस हेड में रहेगा? कैपिटल गेन में रहेगा। कैपिटल गेन तुम्हारा, मैंने पहले ही बताया कि कैपिटल गेन तुम्हारा इनकम का कौन सा हेड है? फोर्थ हेड है, जो कि सेक्शन 45 से लेकर 55 ए तक फॉलो करता है। कैपिटल गेन कहा गया ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स। बेटा कैपिटल असेट्स यहां पे दो कैटेगरी में बांटा गया। वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स and another is long term capital assets. There are two category of assets, short term or long term. Short term capital assets sir किसी कहेंगे in general category of assets except shares bond. क्या सर? any assets transfer within कितने मंथ बेटा? 36 मंथ। 36 मंथ के अंदर कोई भी कैपिटल असेट्स को आप परचेज और सेल कर देते हो। 36 मंथ के अंदर खरीदते भी हो और उसी 36 मंथ के अंदर बेच भी देते हो। तो वैसे सारे असेट्स को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स। बट बेटा याद रखना, इन केस ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा, क्या सर? कितना दिन? विद 12 इन month 12 मंथ। 12 मंथ के अंदर किसी भी तरह के शेयर को अक्वायर और सेल, यानी खरीदते भी और ट्रांसफर भी करते हो। तो इस तरह के असेट्स को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स। जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स बेटा फर्स्ट सिचुएशंस में क्या? आफ्टर 36 मंथ और इन केस ऑफ शेयर आफ्टर कितना मंथ बेटा? 12 मंथ। दिस इज द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। किसको कह लेंगे बेटा? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स कह लेंगे हम कि वैसे सारे असेट्स, जिस असेट्स को हम कितने दिन के अंदर? 36 मंथ के बाद अगर ट्रांसफर करते हो, और शेयर के केस में 12 मंथ के बाद अगर ट्रांसफर करते हो, तो इस तरह के कैपिटल असेट्स को हम किस कैटेगरी में रखेंगे बाबू? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स में रखेंगे। यहां तक कि नहीं कोई कंफ्यूजन? अब शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स अगर हम ट्रांसफर करते हो, तो वहां से हमें जो रिजल्ट मिलता है, वो उस रिजल्ट को अगर पॉजिटिव होगा तो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नाम से जानेंगे, और अगर निगेटिव होगा तो हम उसे किस नाम से जानेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के नाम से जानेंगे। आइए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, ये देखना है मेरे को। कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बेटा सबसे पहले
सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन, आप जितने में सेल किए हो या ट्रांसफर किए हो किसी भी असेट्स को, उसमें से आप लेस कर दो। सर क्या लेस करेंगे सर? एक्सपेंसेस रिलेटेड सेल्स, सेल्स रिलेटेड कोई भी खर्च हुआ हो, लाइक ब्रोकरेज, कमीशंस एटसेट्रा, आप उसे लेस कर दो। तो लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा हम उसे नाम देंगे नेट सेल कंसिडरेशन। क्लियर है? अब इसमें आप लेस करोगे दो चीज बेटा, एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जिस असेट्स को तुम बेच रहे हो उस असेट्स को कितने वैल्यू में आपने खरीदा था, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेकंड, सेकंड इसमें डिडक्शन करेंगे बेटा, क्या सर? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब खरीदने से लेकर बेचने तक के बीच में अगर बेटा किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट किए हो तो हम वहां पे क्या करेंगे, उससे भी डिडक्ट कर लेंगे। तो नेट सेल कंसिडरेशन में ये दोनों पार्ट डिडक्ट करके जो बेटा रिजल्ट आएगा, अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट है तो हम उसे कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बात समझ में आया होगा आप लोग को? क्लियर है? अब इसी में हम बात करें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात, किसकी बात? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सर क्या करेंगे? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब हो गया तो अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम नेट सेल कंसिडरेशन एज यूजुअल, नो चेंजेस। क्लियर है? सिर्फ यहां पे क्या डिफरेंसेज होगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स मैंने पहले बताया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मींस आफ्टर 36 मंथ या आफ्टर 12 मंथ इन केस ऑफ शेयर। क्लियर? तो यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए बेटो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंडेक्स कॉस्ट मींस चूंकि वो 36 मंथ के पहले का असेट्स है, मान लो आज से 25 साल पहले कोई असेट्स था जिससे आज हम बेच रहे हो, तो आज से 25 साल रुपए का वैल्यू क्या था और आज के डेट में वैल्यू क्या है, उसको कहते हैं इंडेक्स कॉस्ट। उसके अकॉर्डिंगली हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां लेस करेंगे, मतलब यहां पर क्या जोड़ देंगे बेटा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और इंप्रूवमेंट में भी बात करेंगे बेटा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। मतलब दोनों यहां जो डिडक्शन करेंगे डिडक्शन वही करेंगे, बट यहां पे टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सर जी ये बताइए कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने लिया उसमें मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, किससे सर? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में डिवाइड करो क्या, जिस ईयर आपने उस सेलिंग असेट्स को खरीदा था उस ईयर का इंडेक्स कॉस्ट से डिवाइड करो। मींस यहां पे डिवाइड कर देंगे बेटा जी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन द डे ऑफ index cost on the day of acquisition, day of acquisition। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर? मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बेटा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर ईयर। कौन सा? ट्रांसफर ईयर, मतलब जिस ईयर हमने क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं। चूंकि अगर हम बात करें तो हमारा असेसमेंट ईयर बेटा अभी 21-22 है, तो मेरा प्रीवियस ईयर ही हम ट्रांसफर किए होंगे। तो प्रीवियस ईयर जिसको हमने ट्रांसफर किया उस ईयर का हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑलवेज इन दैट सिचुएशन अभी के डेट में क्या होगा, 301, 301। हमेशा इस चीज को याद रखना होगा। सर ये तो समझ में आ गया सर
अब ये बताइए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकालेंगे सर? बेटा सेम स्टाइल से निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डिवाइड कर देना आप इंडेक्स कॉस्ट ऑन द डे ऑफ इंप्रूवमेंट, जिस ईयर इंप्रूवमेंट किया गया उस ईयर के इंडेक्स कॉस्ट से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो जिस ईयर तुमने ट्रांसफर किया, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर ईयर, जिस ईयर आपने ट्रांसफर किया उस ईयर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इट मींस 301 से। कोई कंफ्यूजन? नो। अब आइए यहां पे जब इसकी चर्चा अगर हमने कर लिया बेटा, तो हम अब कुछ चीज चर्चा करेंगे आपके किस चीज पर, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पर स्पेशली एक चर्चा का विषय है। सर क्या इसमें आपको ध्यान देना होगा बेटा जी? सर क्या सर कि अगर कोई भी इंप्रूवमेंट आप, किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट आप बिफोर 1 अप्रैल 2001, कब से 1 अप्रैल 2001 के पहले का अगर किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट कॉस्ट होगा तो उस इंप्रूवमेंट कॉस्ट को हम क्या मानेंगे, नील। क्या मानेंगे? नील। लेकिन किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल या 1 अप्रैल 2001 के बाद का होगा, तो जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है हम उसी को टेक ओवर करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? अब बात आती है जब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात आ गई बेटा, तब हम बात करेंगे बेटा कि सर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मीनिंग तो सर आप बता दिए, लेकिन इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कुछ वेरियस कैटेगरीज होते हैं। आइए उस वेरियस कैटेगरीज में फर्स्ट कैटेगरी अंडर सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 में बताई जा रही है। सर क्या? कॉस्ट टू द प्रीवियस ऑनर डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मींस अगर कोई भी कैपिटल असेट, जिस कैपिटल असेट्स को तुम बेच रहे हो, मान लो एक आप घर को बेच रहे हो, हाउस बिल्डिंग बेच दिया, बट वो बिल्डिंग जो है आपने बनाया नहीं, आपने खरीदा नहीं, वो बिल्डिंग आपको डोनेट मिल गया, या वो बिल्डिंग आपके खानदानी था तो आपके नाम पर मिल गया। क्लियर? आप उस बिल्डिंग को क्या किया, आपने सेल कर दिया, बेच दिया। तो बेच दिया तो यहां पर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? तो जो उस बिल्डिंग का फर्स्ट ऑनर होगा, वो बिल्डिंग जिस स्टेट में एक्वायर किया होगा उसके आधार पे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू लेंगे। बट यहां पे बॉन्डिंग है, वो आगे मिलेगा। सर क्या वो फर्स्ट ऑनर 1 अप्रैल 2001 के पहले का है क्या? तब उस केस में हम क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू। चूंकि हमारे यहाँ इंडेक्स कॉस्ट जो है अभी जो नए असेसमेंट के आधार पे चल रही है, वो कब से? 2001 से चल रही है। कब से? 2001 से चल रही है। क्लियर है? तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हम सिंपल ये टॉपिक था कि हम कब प्रीवियस ऑनर को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू लेंगे प्रीवियस ऑनर का, जब विदाउट एनी कंसिडरेशन कोई भी कैपिटल असेट्स हमारे नाम पर ट्रांसफर होती है और उस असेट्स को हम सेल करते हैं, तो उस केस में हम कौन सा ऑनर का लेंगे? फर्स्ट ऑनर का। नेक्स्ट है बेटा इसी केस में तुम्हारा सर क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल शेयर। अगर शेयर को ट्रांसफर करते हो उस केस में हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स में शेयर की बात कर रहे हैं। हम शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स या शेयर हो या अदर असेट्स हो, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां इंडेक्स वर्ड नहीं था। हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिर्फ और सिर्फ चर्चा कर रहे हैं किस तरह के असेट्स का? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स की चर्चा कर रहे हैं। हम शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स की चर्चा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स में अगर शेयर की बात है
अगर वो शेयर, जिस शेयर को आपने प्रीवियस ईयर ट्रांसफर किया, सेल किया, और वो शेयर आपके द्वारा खरीदा गया, कब? बिफोर 1 अप्रैल 2001। कब खरीदा गया है? 1 अप्रैल 2001 के पहले का खरीदा गया है। तब उस सिचुएशंस में सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू क्या लेंगे? याद रखना, अगर तुम शेयर 1 अप्रैल 2001 के पहले का खरीदा गया हो तो उस केस में तुम कंपेयर कर लेना, सर क्या उस डेट में उस शेयर का मार्केट वैल्यू क्या है, उस डेट में उस शेयर का मार्केट वैल्यू क्या है। मींस फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2000, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। और सर किससे कंपेयर करना है? किसी को मानेंगे नहीं, कंपेयर करना है क्या सर? ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर। अब इसमें से किसका लेंगे? मोर की लेस? विच एवर इज, क्या बेटू? मोर। विच एवर इज मोर, जो ज्यादा होगा इसमें से हम उसी वैल्यू को, कौन सा वैल्यू लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। किस में केस में बेटा? इन केस ऑफ शेयर्स, इन केस ऑफ शेयर। बात समझ में आया? सर अगर कोई शेयर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021 का हो तब, ये बेटा चार्ज कब की बात है? बिफोर 1 अप्रैल 2001। कोई भी शेयर अक्वायर बिफोर 1 अप्रैल 2001, बट acquisition of on or after 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 के बाद किसी भी शेयर को अगर बच्चा हम अक्वायर किए हैं, उस केस में हम कौन सा वैल्यू को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू मानेंगे? ओरिजिनल वैल्यू। कौन सा वैल्यू बेटा? ओरिजिनल वैल्यू। इसमें कोई कंपेयर करने की बात नहीं है। तो किस केस में? शेयर के केस में। याद रखना, किस केस में? शेयर के केस में एक्विजिशन वैल्यू क्या मानेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट चर्चा का विषय है बेटा किसकी बात? बेटा जी नेक्स्ट चर्चा का विषय है इन केस ऑफ बोनस शेयर। इन केस ऑफ बोनस शेयर, अगर बेटा कोई भी बोनस शेयर अक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, कब? 1 अप्रैल 2001 के पहले का हो, तो बेटा कंपेयर मत करना, सीधा जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा उसी को हम क्या मान लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू मान लेंगे। क्लियर है? और अगर एक्विजिशन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 होगा तो यहां पर इन दैट केस, बोनस के केस में ओरिजिनल वैल्यू क्या माना जाएगा? निल। यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू क्या हो जाएगा? निल। बात समझ में आई? किस केस में? बोनस के केस में। किस केस में बच्चा? बोनस के केस में। क्लियर है? उसके बाद अब हम आगे अगर बढ़ते हैं तो अब हमारी बारी आती है किसके बारे में? राइट शेयर के बारे में। बोनस से जगह अब क्या आ गया? राइट शेयर। बेटा राइट शेयर के बारे में सिंपल एक टर्म याद रखना, अगर विदाउट एनी कंसिडरेशन अगर राइट शेयर का तुमको पावर ऑफ अटॉर्नी मिला है, मतलब कंपनी आपको राइट शेयर दी लेकिन उसके अगेंस्ट में आपने 1 रुपया भी पे आपको फ्री में मिल गया, यानी विदाउट एनी कंसिडरेशन मिला, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू इज निल। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू इज निल। बट बेटा इसमें एक दो सरकमस्टांसेस है। सर क्या?
कॉस्ट ऑफ राइट शेयर में बेटा सरकमस्टांसेस ये कि आप जो राइट शेयर अक्वायर कर रहे हो, मान लो वो आपका नहीं था, किसी दूसरे बंदा का राइट शेयर था जो आपने एक्वायर, मतलब अगर राइट शेयर को अक्वायर करने में आपने किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसी वैल्यू को क्या माना जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू मानी जाएगी। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट आती है, राइट शेयर की बात हम कर लिए, तो अब इन केस ऑफ किसके बारे में? गुडविल के बारे में आता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू सर क्या? सेम चीज है, विदाउट एनी कंसिडरेशन अगर आपको किसी भी कंपनी का गुडविल मिला है तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू क्या होगा? नील। लेकिन गुडविल को अक्वायर करने में अगर किसी भी तरह का कॉस्ट लगा है तब जो कॉस्ट है, लेकिन अगर विदाउट एनी कंसिडरेशन मिला है तो गुडविल का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू नील नहीं, आप उसकी जो प्रीवियस ऑनर के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो वैल्यू को लेंगे। कौन सा वैल्यू को लेंगे? प्रीवियस ऑनर का। एग्जाम्पल आप ले लो, मान लो कि वही चीज आ गया कि जो हम सबसे पहले बताए थे कि आपको एक बिल्डिंग मिल गया विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो आप उस केस में हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू किसका लिया? जो फर्स्ट ऑनर थे। ठीक उसी तरह गुडविल आपको मिल गया, मान लो ये श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स, क्लियर, इसकी कुछ गुडविल है, क्लियर, आपको दे दिया गया भाई कि आप बैनर का यूज करो, इसकी अंगेस्ट में आपसे कुछ नहीं ली गई, आप उस गुडविल को आप किसी थर्ड पार्टी को बेच रहे हो, तो बेच रहे हो आप, तो उस केस में आपका यहां गुडविल को लेने में कुछ पैसा तो नहीं लगा, तो वो किसका? फर्स्ट ऑनर का जो एक्विजिशन वैल्यू होगा वो जाएगा तुम्हारा एक्वायर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, ट्रांस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ए कैपिटल असेट्स, किसी भी तरह का अदर कैपिटल असेट्स जो कब एक्वायर की गई है? बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो वहां भी कंपेयर कर लेना फेयर मार्केट वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू, विच एवर इज मोर या बेनिफिशियल, जो दोनों में से ज्यादा हो हम उसी वैल्यू को लेंगे। बात समझ में आया? जैसे अब इसकी चर्चा हम अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बात किए थे कि जो विदाउट एनी कंसिडरेशन किसी भी तरह का कैपिटल असेट्स अगर आपको मिलता है तो वहां पे हम फर्स्ट ऑनर को लेते हैं। मान लो फर्स्ट ऑनर 1 अप्रैल 2001 के पहले का खरीदा गया, तब हम एक्विजिशन वैल्यू क्या लेंगे? तो कंपेयर करके नील नहीं, कंपेयर करके लेंगे। क्या लेंगे? कंपेयर करके। क्लियर है? तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने देखा इन वेरियस सर्कमस्टांसेस, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी आपने पढ़ लिया बेटा। अब आइए, क्या सर, अब आइए कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जहां से कैपिटल गेन की बात होती है। कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल केसेस, मतलब सर आपके पास पहले से कोई कैपिटल असेट्स, मान लो आपके पास बहुत सारी जमीनें, वो तो कैपिटल असेट्स, आपने क्या कर दिया उस जमीन पर अपार्टमेंट बनाकर खरीद बिक्री शुरू कर दिया, तो अब बेटा वो जो असेट्स था वो कन्वर्ट हो गया किसमें? बिजनेस में। और बिजनेस किस चीज के कर रहे हो? खरीद बिक्री बिल्डिंग का, तो वो तो गुड्स हो गया। क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हम जिस चीज को स्पेशली एक्वायर करते हो फॉर द पर्पस ऑफ सेल, इट इज नोन एज गुड्स। तो कोई भी असेट्स, कैपिटल असेट्स अगर हम कन्वर्ट करते हो किस चीज में? स्टॉक में, अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2। इस केस में याद रखना कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू सर क्या लेंगे? अब इसमें दो तरह का इनकम होगा,
प्रीवियस ईयर। कौन कौन सा? एक, अब ये कैपिटल असेट्स आपने इसको स्टॉक में कन्वर्ट किया, यानी बिजनेस में, तो आप बिजनेस में कन्वर्ट किया तो इसको बेचोगे, तो इसको बेचोगे जिस वैल्यू में, और जितना खरीदने में इसको लगा, दोनों के बीच के डिफरेंस को प्रॉफिट कहोगे। बट वो प्रॉफिट किस हेड का? अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस में चला जाएगा। लेकिन ये जो गुड्स तुम बिजनेस में बेचे हो, ये ऑलरेडी पहले से क्या था? असेट्स। इस असेट्स को ट्रांसफर किया हमने बिजनेस में, तो आखिर इसका कोई कंसिडरेशन वैल्यू होगा ना? हमने बेचा नहीं है, हम सिर्फ ट्रांसफर किया है, तो इसका कंसिडरेशन वैल्यू क्या होगा? क्या माना जाएगा? बेटा जी याद रखना बेटा, जिस डेट में हम इस पार्टिकुलर असेट्स को ट्रांसफर किए हैं, जिस डेट में हम इस पार्टिकुलर असेट्स को ट्रांसफर किए हैं, कहां? बिजनेस में, उस डेट का फेयर मार्केट वैल्यू जो होगा, हम उसी वैल्यू को क्या मानेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं, सेल कंसिडरेशन मानेंगे। क्या मानेंगे? सेल कंसिडरेशन। किसके लिए? बिजनेस के, सॉरी, कैपिटल के लिए, कैपिटल गेन निकालने के लिए। और बिजनेस के लिए क्या मानेंगे? उसको कॉस्ट। बिजनेस के लिए क्या मानेंगे? कॉस्ट। क्योंकि यहां जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा, यहां जो सेल प्राइस होगा कैपिटल गेन निकालने के लिए, वही वैल्यू बिजनेस के लिए क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें सेकंड टर्म है बेटा। सर क्या? सेकंड टर्म है कि अगर आपका कैपिटल असेट्स और आप किसी भी बिजनेस में एज अ पार्टनर ज्वाइन कर रहे हो, तो एज ए कैपिटल आप कैश ना इन्वेस्ट करके आपने अपना असेट्स इन्वेस्ट कर दिया। क्या इन्वेस्ट कर दिया? असेट्स। हम लोग पढ़े हुए बिजनेस स्टार्टेड विद कैश गुड्स असेट्स। सर इस केस में क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे कैपिटल के? क्या मानेंगे सेल कंसिडरेशन वैल्यू? बेटा उस असेट जिस डेट में आपने बिजनेस में एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किया, उस डेट के मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। इस चीज को दिमाग में रखना। कौन से वैल्यू से मतलब है? जो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी जो वैल्यू लिखी गई, हम उसी वैल्यू को क्या मानेंगे? कंसिडरेशन वैल्यू। क्या मानेंगे? मान लो एज्यूम कर ये एक असेट्स है जिसको आज हम एज ए पार्टनर फर्म में इन्वेस्ट कर दिया। आज के डेट में इसकी वैल्यू बेटा 12 लाख है, फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन जब बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी गई हमारे नाम पर एज ए कैपिटल कि भाई ये बंदा कैपिटल के रूप में असेट जो इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू क्या है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में, फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका वैल्यू 10 लाख लिखी गई। कितना लिखी गई? तो 10 लाख के आधार पे हम यहाँ कैपिटल गेन निकालेंगे, यानी उस 10 लाख को हम कंसिडरेशन वैल्यू मानेंगे। बात समझ में आया? तो ये था कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम अदर केसेस, स्पेशल केसेस। अब आती है बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैपिटल गेन में, एग्जम्पशन की बात है। अभी तक सिर्फ कैपिटल गेन निकालने की बात है। आपने जो प्रीवियस ईयर जितना गेन हुआ, क्या उसमें कहीं ना कहीं एग्जम्पशन में मिलेगा? अब इसकी बात है। एग्जम्पशन आपका पढ़ना है अंडर सेक्शन 54, अंडर सेक्शन 54 बी, 54 क्या है बताइए आप लोग? 54, 54, 54 बी, 54 डी, 54 ई सी, 54 एफ एंड 54 जी पढ़ना है आपको। आइए हम सबसे पहले बात करेंगे 54 की बात, अंडर सेक्शन 54 की बात। क्या कहता है सर ये 54? 3 सेक्शन हम एकदम लाइन बाय लाइन तुम याद रखो। सर कौन कौन सा? सर एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स, सॉरी कैपिटल गेन। फर्स्ट एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, अंडर सेक्शन 54 बी,
अंडर सेक्शन 54 डी। पहला नंबर क्या है बेटा? ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल टू रेसिडेंशियल। एग्रीकल्चरल टू एग्रीकल्चरल। 54D क्या है? इंडस्ट्रियल टू इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल टू इंडस्ट्रियल मतलब सर कोई भी रेसिडेंशियल हाउस आपने प्रीवियस ईयर बेचा, आपको कैपिटल गेन हो गया, ठीक। अगर आप पिछले 2 साल या आने वाले 3 साल, पिछले 2 साल या आने वाले 2 साल में बना बनाया खरीद लेते हो, या आने वाले 3 साल में आप बनवा लेते हो, तो जो तुम्हें बनाने में जो खर्च होगा, यानी जो नए रेसिडेंशियल हाउस का जो भी खर्च होगा वो एग्जम्प्ट मिलेगा। कितना रुपया? जितना रुपया आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जितना अमाउंट है एक रेसिडेंशियल हाउस को बेचने पे मैक्सिमम उस वैल्यू तक एग्जम्पशन मिलेगा। मान लो एक रेसिडेंशियल हाउस तुमने बेचा प्रीवियस ईयर, तुम्हें 12 लाख का कैपिटल गेन हुआ। कितना रुपए का? 12 लाख। तुमने एक नया रेसिडेंशियल हाउस खरीद लिया जिसकी वैल्यू थी कितना रुपया? 10 लाख। तो 12 लाख में पूरा का पूरा 10 लाख एग्जम्पशन मिल गया, तो टैक्सेबल कितना? 2 लाख। सर नए रेसिडेंशियल हाउस का कॉस्ट था 13 लाख रुपया। कितना रुपया? तो मैक्सिमम एग्जम्पशन कैपिटल गेन तक ही ना, तो 12 लाख रुपया एग्जम्पशन, यानी प्रीवियस ईयर टैक्सेबल कैपिटल गेन इज निल। बात समझ में आ गया? साथ ही साथ एक और टर्म है कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एक बैंक में होता है। अगर उस अकाउंट के हेड में अगर आप जो पैसा आया इनकम हुआ वो पैसा अगर आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर देते हो तो आपको पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन वो टैक्सेबल कब होगा सर? वो टैक्सेबल होगा कब, ये बताइए आप। वो टैक्सेबल होगा बेटा जी जब आप 3 साल के अंदर अगर उस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखा हुआ पैसा अगर यूटिलाइज रेसिडेंशियल हाउस बनाने में नहीं कर लेते हो तो आपका एंड ऑफ 3 ईयर आपका वो क्या होगा? टैक्सेबल। या आपने जितना यूज कर लिया और जितना कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा बचा हुआ है वो भी टैक्सेबल। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का सेकंड, जो नए रेसिडेंशियल हाउस के लिए जो एग्जम्पशन मिला था अगर उसको विदिन 3 ईयर्स, विदिन 36 मंथ अगर बेच देते हो तो जितना एग्जम्पशन मिला था वो फिर का फिर टैक्सेबल। जितना एग्जम्पशन मिला था फिर क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आया? तो अंडर सेक्शन 54 आपका तो क्लियर हो गया, क्लियर है। अब आ जाइए अंडर सेक्शन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? 54B, जो कि कहता है कि किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को बेचकर एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर कर। लेकिन इसमें एक बात है, क्या लक्ष्मण रेखा? एग्रीकल्चर लैंड कहेंगे किस तरह के लैंड को? गांव में जमीन है एग्रीकल्चर लैंड हो गया? नहीं, कहता यहां पे कि जिस ईयर आप ट्रांसफर कर रहे हो उसके ठीक 2 साल पहले तक उस पे एग्रीकल्चर का वर्क होना चाहिए। और वैसे एग्रीकल्चर लैंड को आप बेचकर जो कैपिटल गेन अराइज करते हो और फिर अगर एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेते हो कब तक? 2 साल के अंदर। कब तक?
2 साल के अंदर अगर खरीद लेते हो तो जितना तुम्हारा खरीदने में कॉस्ट लगा वो मैक्सिमम कैपिटल गेन तक एग्जम्पशन है, मैक्सिमम कैपिटल गेन तक एग्जम्पशन है। और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अगर कोई पैसा जमा करते हो तो वो भी एग्जम्पशन मिलेगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन फिर वही है कि विद इन 3 इयर्स आप उसको यूज कर लो। क्लियर? नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल टू इंडस्ट्रियल मतलब कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, बेच दिए और फिर इंडस्ट्रियल टेकओवर। इसमें भी कहानी बेटा वही है कि जो इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग को बेचकर जो कैपिटल गेन अराइज होता है, अगर 2 साल के अंदर या 3 साल नया बनवा लेते हो या 2 साल के अंदर खरीद लेते हो तो जितना एक्वायर करने में लगेगा वो क्या हो जाएगा, एग्जम्पशन मिलेगा। क्या मिलेगा? एग्जम्पशन। और बेटा दूसरी बात, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जितना पैसा आप जमा करोगे वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन वही चीज है कि उसको टाइम लिमिट यानी 3 साल के अंदर आप उसको यूटिलाइज। तो ये सीधा सीधा बात हो गया 54, 54 बी, 54। अब बात आती है बेटा नेक्स्ट की बात, अंडर सेक्शन 54 इसी अंडर सेक्शन 54 एफ। सर इसी और एफ क्या है सर? इसी कहता है ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स, यानी किसी भी कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करने में जो गेन हुआ है, ठीक है, बट एक्वायर क्या किए हो या इन्वेस्ट कहां कर रहे हो आप? इन्वेस्ट इन वेयर? इन्वेस्ट इन बेटा स्पेसिफाइड एसेट्स। स्पेसिफाइड एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा बेटा जी? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, या RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें जो एग्जम्पशन मिलेगा वो कौन सा सेक्शन से मिलेगा? चाहे आप रेसिडेंशियल हाउस बेचकर आप कैपिटल गेन निकाले हो, या आप सिल्वर बेचकर कैपिटल गेन निकाले हो, या कोई भी कैपिटल एसेट्स को बेचकर जो कैपिटल गेन मिला और उससे आप अगर स्पेसिफाइड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो मिलेगा 54 इसी में। लेकिन बेटा 54 एफ कहता है कि किसी भी तरह के कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट करके अगर तुम एक्वायर करते हो, क्या सर? रेसिडेंशियल हाउस, मतलब एसेट्स, कोई भी एसेट्स बेच दिए। पहले हमने क्या पढ़ा था 54 में? एक रेसिडेंशियल बेचकर रेसिडेंशियल खरीदना। यहां क्या करा? किसी भी तरह के कैपिटल एसेट्स को बेचकर हमने क्या खरीदा? रेसिडेंशियल हाउस खरीदा। लेकिन उसमें एक लक्ष्मण रेखा है, क्या? आपके नाम पर उस डेट तक मैक्सिमम कितना हाउस होना चाहिए? एक हाउस। अगर एक से ज्यादा हाउस है बेटा तो आपको ये बेनिफिट। क्लियर है? और दूसरी बात क्या है, अभी तक अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन जो था बेटा वो 100% हो रहा था, मतलब जहां तक कैपिटल गेन था वहां तक हो रहा था। लेकिन 54F में एक बॉन्डिंग है, आपको कहां तक आपको मिलेगा एग्जम्पशन का, तो उसके लिए एक फार्मूला है बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। इसके अकॉर्डिंगली जितना वैल्यू आएगा
वही वैल्यू एग्जम्पशन मिलेगा कौन सा सेक्शन में, 54F में। और कैपिटल गेन में बेटा लास्ट बॉन्डिंग है बेटा क्या सर, अंडर सेक्शन 54G। क्या कहता है, हमारा जो इंडस्ट्रियल जो पार्ट है वो हम शिफ्टिंग कर रहे हैं बेटा, कहां से कहां तक, अर्बन से रूरल में, अर्बन से रूरल में, यानी शहरी क्षेत्र से देहात गांव में। उस केस में अब पूरा का पूरा एक इंडस्ट्रियल सेटअप है बेटा, अब उसको पूरी डिमोलिश करोगे तो वहां डिमोलिश में असेट्स होगा, फर्नीचर असेट्स होगा, मशीनरी और भी असेट्स होगा। फिर तुम नया असेट्स भी खरीदोगे बेटा। याद रखना, फर्नीचर को बेचकर जो कैपिटल गेन होगा उसका कहीं भी यूज हम नहीं करेंगे, वो 100% क्या होगा, टैक्सेबल। क्लियर है। बट बेटा अदर असेट्स, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इस तरह को बेचकर अगर आप सेम असेट्स आप परचेज करते हो तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। और टाइम बॉन्ड है बेटा 1 साल पहले और 3 साल के। क्लियर है। दूसरी तीसरी बात याद रखना, अगर कोई डिप्रिसिएबल असेट्स है और आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो, मान लो प्लांट एंड मशीनरी, इट इज ए कैटेगरी ऑफ डिप्रिसिएबल असेट्स। हम इस डिप्रिसिएबल असेट्स में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू लेंगे बेटा हम जिस ईयर ट्रांसफर किए हैं, सेल किए हैं, उस ईयर के फर्स्ट डे का डिप्रिसिएटेड वैल्यू। कौन सा वैल्यू, डिप्रिसिएटेड वैल्यू, यानी डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद का वैल्यू। क्लियर है बच्चा। आज कैपिटल गेन में हम लोग को इतना ही था, मेन पॉइंट शायद आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसे जरूर पढ़ेंगे। हम अगले क्लास में आपसे फिर डिस्कशन करेंगे किस चीज का, क्वेश्चंस का। आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय।